नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी के पेपर एनालिसिस में। आज हम 24 मई का जो यूपीएससी का पेपर हुआ है उसके सभी क्वेश्चनों को विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे और एग्जैक्ट आंसर की आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द प्लीस्टोसीन पीरियड आइदर द यमुना वंस flowed into the Indus or the Satluj flowed into the Yamuna and one major tributary of either had shifted from Ganga to Indus or vice versa। तो इसके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। द नादी सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा, सेकेंड ऑप्शन द एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड द यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूसफुट, एंड थर्ड ऑप्शन द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पेसीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ये वाला आंसर इसका सही होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु और जो इंडस है अपनी और गंगा नदियों प्रणाली के बीच पहले कोई संपर्क था। इसका सबसे मजबूत जो प्रमाण मिलता है वो दोनों नदियों में एक ही प्रजाति की डॉल्फिन का पाया जाना है। चूँकि डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती हैं, ठीक है, क्योंकि डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती हैं, उनका दोनों अलग अलग तंत्रों में होना यह दर्शाता है कि अतीत में ये नदियाँ आपस में जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये तो हो गया इसका थर्ड का। ठीक है, और ऋग्वेद का जो नदी सूक्त नदियों के नाम बताता है, लेकिन यह जो है एक जियोलॉजिकल शिफ्ट का वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें क्या है कि रॉबर्ट जो ब्रूसफुट है मुख्य रूप से प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी से संबंधित थे। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पे ये नहीं बैठा मामला, तो इसका प्रॉपर आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी। ठीक है, जो खाली सीट है वो किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है, आपका इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा को। प्रारंभिक जो बौद्ध कला है में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया जाता था, उनकी उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता था। खाली स्थान बुद्ध के ध्यान, जो उनका मेडिटेशन है, बुद्ध के जो ध्यान मेडिटेशन है, और बोध गया में उनकी ज्ञान प्राप्ति एनलाइटमेंट जो है उसका प्रतीक है। अन्य प्रतीकों में जैसे धर्मचक्र प्रथम उपदेशों को, या स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण को, और जो घोड़ा है वो महाविनिष्क्रमण ग्रह त्याग को दर्शाता है इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो गया अपना, इसका हो गया ए हो गया। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न नेम ऑफ रिवर इज करेक्टली मैच्ड। कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल तीसरा वाला मैच है, परुसनी और रेवी वाला। ठीक है, और जैसे कि आप इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, वितस्ता जो है वो झेलम का है और चेनाब का नहीं है। ठीक है, तो ये झेलम का नाम है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब अस्किनी जो है वो चिनाब का है, जबकि झेलम दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। और यज्ञवाती, और ये यज्ञवाती जो है ये व्यास नदी, ये भी आती नहीं, जो ब्यास है ये पुरुषनी रिवर का है। ठीक है, ये पुरुषनी रिवर का है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीनों गलत हो गए, तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो गया है। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ गलती रह जाए तो आप बता देना कमेंट करके। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर तरीके से सारे एक्सप्लेनेशन दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द अमरावती स्तूप एंड इट्स रिलीफ स्कल्पचर इज आर करेक्ट। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इट वॉज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली। दूसरा ऑप्शन है, इन इंडिया इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूप इन साइज। थर्ड ऑप्शन है, द अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर कैरीड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब ठीक है, इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा अपना बी, 1 एंड 3। क्यों? क्योंकि अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में निचली कृष्णा घाटी में स्थित था। तो पहला जो इसका ऑप्शन हो गया ठीक हो गया, इट वाज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली। ठीक है, ये इसका सही हो गया, क्योंकि ये उसकी निचली कृष्णा घाटी में स्थित है। ठीक है, यह आकार में बहुत विशाल था और वास्तव में सांची के स्तूप से भी बड़ा था। ठीक है, तो
इसलिए इसे सांची के बाद दूसरा कहना गलत है। और तीसरा, अमरावती शैली ने दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव डाला और इसके निशान श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया की कला में भी मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ठीक हो गया, ये और ये ठीक हो गया। इन इट्स नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा, ये कहना गलत हो गया। ठीक है, तो यही इसका हो गया 1 और 3 हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द किंग एंड हिज डायनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नॉट, और जैसे कि ये दे रखा है संगुत्तवम चेरा, उदयनजेराल चोला, नेदुंजेलियन पांड्या। ठीक है, ये 3 दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 2। ठीक है, जो सेंगुट्टुवन है ये प्रसिद्ध चेर राजा, इसे लाल चेर भी कहा जाता था, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है उदयनजेरल, ये भी एक चेर राजा था, ना कि चोल। ये भी चेर राजा हैं, चोल राजा नहीं है, ये भी चेर हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया अपना, तो ये गलत हो गया, हमको गलत ही बताना है। और जो अपना थर्ड वाला है वो है नेदुंजेलियन जो है प्रसिद्ध पांड्यन राजा, तो फिर ये भी गलत, ये भी ठीक है, ये पांड्यन राजा हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी हो गया इसका सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, किसने कंट्रीब्यूट किया है। अब जैसे पहला ऑप्शन है बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द महात्मा गांधी। ऑप्शन दूसरा पॉइंट है इसका, द कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस। थर्ड है द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस एंड इन हिज एंडेवर्स। और फोर्थ पॉइंट है द सपोर्टर ऑफ एमन रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, अब यह छठे का हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। अब 1, 2 एंड 4 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के जो भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके जो मुख्य कारण थे वो क्या थे, उसके मुख्य कारण थे गांधी जी और बोस के विचारों में मतभेद के कारण बोस उनका विश्वास नहीं जीत सके। ठीक है, कथन 1 सही हो गया इसका। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक हो गया। और दूसरा है कांग्रेस का वामपंथी धड़ा जो लेफ्टिस्ट है एकजुट नहीं था, जिससे बोस को पूरा समर्थन नहीं मिला, तो कथन 2 भी इसका सही हो गया। ठीक है, तीसरा एमन रॉय और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने कांग्रेस की एकता बनाए रखने को प्राथमिकता दी और बोस के अलग गुट बनाने का पूरी तरह समर्थन नहीं किया, तो कथन 4 भी सही हो गया। कम्युनिस्ट ने शुरू में समर्थन किया था लेकिन बाद में नीतियों के कारण पीछे हट गए थे। ठीक है, और तो इसका जो मेन कारण हो गए वो आपके 1, 2 और 4 हो गए। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि चारों तो वैसे भी नहीं दे रखे, तो यही हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध इमीडिएटली आफ्टर इट्स एनेक्सेशन इन 1856। ठीक है, द तालुकदार वर डिस्पोसेस्ड of their state but allowed to retain their arms and forts. Second point है a summary revenue settlement was made in 1856 assuming that the talukdars were outsiders. Third point है the British believed in taking revenue directly from the peasants by removing the talukdar. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है। पहले आपको सही आंसर मैं इसका बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एंड 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1856 में अवध के विलय के बाद अंग्रेज़ों ने जो समरी सेटलमेंट लागू किया उसमें अंग्रेज़ों का मानना था कि तालुकदार बाहरी लोग हैं
जिनका भूमि पर कोई स्थायी अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने तालुकदार को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया। ठीक है, तो कथन 2 जो हमारा है वो सही हो गया। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने सीधे किसानों राइट्स से राजस्व वसूलने की नीति अपनाई ताकि तालुकदारों की मध्यस्थता खत्म की जा सके, तो कथन तीसरा भी ठीक हो गया। ठीक है, हालांकि जो तालुकदारों को हथियार और किले रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, उनके किले नष्ट कर दिए गए थे और हथियार छीन लिए गए थे, तो ये पहला वाला हमारा गलत हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ये जो बट अलाउड टू रिटेन ये गलत हो गया यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन। ठीक है, द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द अबव असर्शन। ठीक है, कौन सा सपोर्ट करता है इसको? रिफॉर्म रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेकेंड पॉइंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म विच वॉज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। थर्ड पॉइंट है, डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसका पहले हम इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा आपका 1, 2 और 3, डी हो जाएगा इसका। ठीक है, सही आंसर 1919 के जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों ने सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गठबंधनों की नींव को मजबूत किया, क्योंकि इसने न केवल मुस्लिमों के लिए बल्कि सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विस्तार किया था। तो पहला सही हो गया। ठीक है, दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को सांप्रदायिक आधार पर बांटकर कमज़ोर करना था, तो दूसरा भी सही कथन हो गया। तीसरा, इसके बाद दलितों और अन्य वंचित वर्गों ने भी अपने अधिकारों के लिए पृथक मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग शुरू कर दी थी, तो ये तीनों दावे इसके जो हैं ठीक हो गए, तो इसके लिए ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका रिप्रेजेंट द, कौन से घराने को रिप्रेजेंट करता है? और ये करता है आपका जयपुर अतरौली घराना। ठीक है, कौन सा? जयपुर। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक के एक विख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। वे जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। उन्होंने उस्ताद अलादिया खान के बेटों मंजी खान और भुर्जी खान से संगीत की शिक्षा ली थी। ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ा डिटेल हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, वो पूछा गया है कि इन विच वन अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्र पाटनी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट। और इसका सही हो गया, आपका आंसर हो गया ऋग्वेद। ठीक है, क्षेत्रपत्नी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 4थे मंडल में क्षेत्रपति मतलब खेतों का देवता को समर्पित सूक्त है, जहाँ कृषि और भूमि की उत्पादकता के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हो गए 10 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक राग इज सिमिलर टू राग बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, और इसका सही आंसर हो गया अपना डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत का राग बिलावल, जिसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं, कर्नाटक संगीत के धीर शंकराभरण के समान है। यह दोनों संगीत पद्धतियों में सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑप्शन डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द हिल्टन यंग कमीशन 1926 was adopted by the British government for which one of the following regions। कौन से रीजन इसमें सही है? और इसका सही आंसर है वैसे ए है। ठीक है, एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस। हिल्टन यंग कमीशन ने रुपये की विनिमय दर को 1 शिलिंग 6 पैसे पर स्थिर करने की सिफारिश की थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे इसलिए अपनाया ताकि भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले धन जो रेमिटेंस है की दर
अनुकूल रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख जो क्रेडिट वर्दिनेस है बनी रहे। हालांकि भारतीय राष्ट्रवादी इसके खिलाफ थे क्योंकि इससे निर्यातकों को नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया, इसका ए आंसर हो गया। देखिए, आपको सभी क्वेश्चनों का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंसेस टू कॉइन। कहापना, निखा, कमसा एंड काकानिका। और सेकेंड पॉइंट है, द लिटरेरी एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट इज corroborated by archaeological evidence of punched mark coin from many sites, most of them made of silver. ठीक है, the above statement have been associated with which of the following? पहला है emergence of urban life और दूसरा है transition to money economy। अब इसमें से कौन सा ठीक है? ए पहला वाला है या दोनों है या दोनों ही हैं या दोनों ही नहीं है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों ही, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही हो जाएगा इसका, क्योंकि पाली ग्रंथों में कहापण और ककर्णिका जैसे सिक्कों का उल्लेख मिलता है, जिसकी पुष्टि आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मिलती है, जैसे पंचमार्क कॉइन से होती है, या ज़्यादातर जहाँ पे वो चांदी के सिक्के थे। और शहरी जीवन का उदय, जैसे इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ है, व्यापारिक गतिविधियों के लिए विनिमय के माध्यम की आवश्यकता हुई। और ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी, वस्तु विनिमय जो बार्टर की जगह सिक्कों का प्रयोग हुआ, जिससे दोनों कल भी ये जो हैं ये सही हो गए इसके। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैव इन नगाड़ा स्टाइल सिखारा। ठीक है, कौन सा टेम्पल का है? ठीक है, यह यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है इसका ठीक है। ठीक है, कौन सा? हचिमल्ली गुड़ी मंदिर, एहोल, और हाँ यही है, होची मल्ली गुड़ी मंदिर, एहोल और दशावतार मंदिर देवगढ़ नागर शैली के शिखर के उदाहरण हैं। देवगढ़ का मंदिर पंचायतन शैली का एक महत्वपूर्ण नागर मंदिर है। ठीक है, ये हो गया दशावतार, और ये दशावतार दोनों ठीक है। ठीक है, देवगढ़ में ये है और ये एहोल में ये हैं, ये दोनों जो हैं इसके हैं। और ये जो और 2 हैं ये दोनों द्रविड़ स्टाइल के हैं। कौन से? मलेगित्ती शिवालय बदामी और विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल मुख्य रूप से द्रविड़ स्टाइल के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों द्रविड़ शैली के हैं और ये दोनों जो दे रखा है नागर स्टाइल इसके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमंग द 4 मेन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। कौन सा इंक्लूड नहीं है? ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यक्ष, डेमीगॉड्स। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा के जन्म के 4 मुख्य गतियों या रूपों का वर्णन है, जैसे कि देव, मनुष्य, तिर्यंच, पशु पक्षी और पौधे, और चौथा है नराकी। ठीक है, तो यहाँ पे डेमीगॉड्स जो है ये नहीं है, तो ये आज का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, द हली सालस्य पेंटिंग इन द बाग केव रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका ए जॉयस फोक डांस को। ठीक है, मध्य प्रदेश की बाग गुफाएं में मिली हल्ली सालस्य पेंटिंग एक लोक नृत्य, मतलब जो फोक डांस है का चित्रण है। इसमें नर्तकियों को एक घेरा बनाकर नाचते हुए दिखाया गया है, जो उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया इज फाउंड इन द मंकनी प्लेट्स फ्रॉम गुजरात। ठीक है, सेकेंड है, इन द 9th century प्लेस वैल्यू बिकम जनरल इन इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर इंडिया। थर्ड है, द प्लेस वैल्यू हैव बीन फाउंड इन संस्कृत
इंस्क्रिप्शन इन साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज द 7th सेंचुरी। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं इसके। ठीक है, भारत में जो प्लेस वैल्यू सिस्टम का सबसे पुराना अभिलेखीय प्रमाण गुजरात के मकानी प्लेट्स में मिलता है। ठीक है, तो पहला तो ये ठीक ही हो गया, पहला ये वाला ये ठीक हो गया। और दूसरा वाला है 9वीं शताब्दी तक यह प्रणाली पूरे भारत के अभिलेखों के सामान्य हो गई थी। ठीक है, ये वाले भी ठीक ही कथन हो गया। और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कंबोडिया, वियतनाम के संस्कृत अभिलेखों में भी 7वीं शताब्दी के आसपास इसका प्रयोग मिलता है, जो भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। तो ये भी इसका कथन ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग इन हड़प्पन टाउन्स। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है इसका, देयर इज वाइड अकरेंस ऑफ स्पिंडल होल्स इन द हाउस बट absence ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, वेट एंड मेजरमेंट स्केल्स कंप्लीट विथ ग्रेजुएशंस हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, और थर्ड है, देयर आर हाउसेज बिल्ट इन लार्ज पार्ट विथ बेक्ड ब्रिक्स अराउंड रिलेटिवली स्पेशियस कोर्टयार्ड विथ देयर ओन वेल बाथिंग प्लेटफॉर्म एंड लार्ज रूम्स। ठीक है, आप देखते हैं इसके कौन सा ऑप्शन ठीक होता है। अब जैसे इसके स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज ए लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम। स्टेटमेंट 2 दे रखा है, स्टेटमेंट 2 सजेस्ट द एक्सटेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज दैट द हड़प्पन possessed। और स्टेटमेंट 3 है, सजेस्ट द एमरजेंसी ऑफ ए कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? अब इनमें से कौन सा सही है? बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे अपना 1 और 2। ठीक है, क्या है, स्पिंडल वॉल्स जो है तकली, इसको हिंदी में तकली कहते हैं, का घर में मिलना यह बताता है कि कताई का काम घरों में होता था और यह काफ़ी मेहनत वाला काम था। तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। ठीक है, दूसरा है, सटीक मापतौल के बाद और पैमानों का मिलना हड़प्पा वासियों के उन्नत वैज्ञानिक और गणितीय ज्ञान का प्रमाण है। तो ये भी दूसरा भी ठीक हो गया। व्यक्तिगत घरों में कुएं और स्नानागार का होना साझा संपत्ति कॉमन प्रॉपर्टी के बजाय निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की ओर इशारा करता है, इसलिए आपका तीसरा गलत हो गया। ठीक है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इका मूवमेंट एंड बरदौली सत्याग्रह इज करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट है? ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम डायरेक्टली इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, ये ठीक है। द बरदौली सत्याग्रह वाज ए कैंपेन अगेंस्ट द एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू विद द इका मूवमेंट वाज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट्स। तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जो बरदौली सत्याग्रह 1928 गुजरात के किसानों द्वारा सरकार द्वारा बढ़ाए गए जो लैंड रेवेन्यू के खिलाफ था। ठीक है, तो एका आंदोलन जो है 1921-22 अवध यूपी के किसानों द्वारा जमींदारों और तालुकदारों द्वारा वसूले जा रहे अत्यधिक लगान और गैर कानूनी के खिलाफ था। तो विकल्प जो सी है इन दोनों के मुख्य अंतर को सही ढंग से स्पष्ट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वैदिक पीरियड। इरिगेशन फ्रॉम वेल allowed agriculture to expand away from flood plains and strip on river margins into the present Punjab and Haryana plains, having underground water levels reasonably close to the surface। और second option है, drought animal power was employed to drop water out of the wells। अब इसके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट दिया गया है, देयर इज एविडेंस इन द ऋग्वेदा ऑफ द यूज ऑफ अस्मा चक्र, स्टोन पुली व्हील्स and aswa strapped wooden pails to draw up water। Second देखा है, mention has been made in the Rigveda of the use of implements like parasu, kulisa, axe and datra shreni sickle। There is a और तीसरा स्टेटमेंट, there is a history of the use of ox even before the Rigveda for plowing the land and pulling the carts। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 and 3। और 1, 2 and 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऋग्वेद में कुओं से सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं
अस्म चक्र, पत्थर की चरखी और आहाव मतलब बाल्टी का उल्लेख कुओं से पानी निकालने के लिए मिलता है। तो हमारा पहला वाला हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, खेतों के औजारों जैसे परसू, कुल्हाड़ी और हंसिया दात्र, जो उसको हंसिया कहते हैं, का उल्लेख कृषि गतिविधियों की पुष्टि करता है। तो कथन 2 भी सही हो गया। ठीक है, और जैसे बैल का उपयोग जुताई और सिंचाई के लिए ऋग्वैदिक काल से पहले हड़प्पा काल में ही से ही भारत में प्रचलित था, जो इस दावे को भी पुख्ता करता है। तो तीसरा भी ठीक हो गया, तो इसका हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, टुंगरा हुआ जो वोल्केनो है, विच वाज डिक्लेयर्ड ए ग्लोबल जियो पार्क बाय यूनेस्को इन 2025, इज सिचुएटेड इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री। कहाँ पे है ये कहाँ पे है आपका, ये है इक्वाडोर में है। ठीक है, ये तो फैक्ट वाला होगा, जनरल फैक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्चुअल है। 22वां है, विथ रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे बी, 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि क्यों करेक्ट है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसे हाल ही में 2025 के आसपास टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये हो गया इसका पहला, ठीक हो गया। दूसरा, साग के सागर झील जो एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है, इसी उद्यान के भीतर है। तो ये भी ठीक ही है। ठीक है, और यह पूरी तरह से मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी सीमा राजस्थान से साझा नहीं होती। तो ये हो गया गलत। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहले तो है 1 और 2, पहला और दूसरा इसका ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र मतलब ह्यूमिड ट्रॉपिकल है। तो कथन पहला वाला जो है इसका सही हो जाएगा। दूसरा, ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में अपनी स्थिति के कारण दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये भी ठीक हो जाएगा। और अधिकतम वर्षा आमतौर पर मानसून के महीनों जून से अक्टूबर में होती है। दिसंबर से मई का जो समय है तुलनात्मक रूप से कम वर्षा वाला होता है, इसलिए ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका 23 ये सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर और फिनोमेना इज आर एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके 3 ऑप्शन हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सही हैं, और इसका वैसे सही आंसर होगा बी, 1 और 2। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ये कैसे हुआ वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रायद्वीपीय खंड के पश्चिमी तट का कुछ हिस्सा विवर्तनिक गतिविधियों के कारण समुद्र में समा गया है, जैसे द्वारका के पास। ये कथन सही हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रृंखला जैसे वेलिकोंडा और महेंद्रगिरी जो रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, क्योंकि वे बहुत पुरानी हैं और घिस चुकी हैं। ये भी सही हो गया। ठीक है, तीसरा, प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत पुरानी हैं और वे गहरी वी आकार की घाटियों के बजाय उथली और चौड़ी घाटियों में बहती हैं। गहरी वी आकार की घाटियाँ हिमालयी नदियों की विशेषता है। ठीक है, जो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं उनकी। तो ये वाला गलत हो गया, तो अपना ये वाला आंसर ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सागरमाला प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 3 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है। ठीक है, और इसका हम पहले सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 2। ठीक है, अब 1 और 2 कैसे सही हैं वो हम चीज़ देखते हैं। कथन 2 यह कहता है कि तटीय शिपिंग और पोर्ट रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो कथन 1 की रणनीति की सफलता की पुष्टि करता है। ठीक है, कथन 1, द सागरमाला प्रोग्राम सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है, द सक्सेस ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवे शिपिंग अलॉन्ग विथ इम्प्रूव्ड ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग। तीसरा पॉइंट है, सागरमाला 2.0 एम्स टू पोजिशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब अलाइंड विथ आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2047 विजन्स।
तो इसका पहला वाला ठीक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, सागरमाला जो कथन तीसरा है, सागरमाला 2.0 पुराने लक्ष्यों को और आगे बढ़ाते हुए इसमें इनोवेशन और विकसित भारत के विजन को जोड़ता है, तो ये वाला कथन भी सही हो गया। ठीक है, और जो तीसरा वाला है ये दोनों सही है, और तीसरा वाला जो है कथन 1 और 3 एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधी, इसलिए कथन तीसरा जो है गलत हो गया ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। ये भी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो आप कमेंट करना, आगे की 3 पार्ट और लेके आऊँगा 25-25 क्वेश्चन का। ठीक है, आप बताना, आपका रिव्यू से ही पता चलेगा कि आगे करना है कि नहीं करना है। ओके, थैंक यू।